हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कौन सा लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे? सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं 4 एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसका बहुत काम आएगा इस लैंग्वेज में। ठीक है, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सी लैंग्वेज का एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जिसका ये लेक्चर 1 है, राइट। और मेरा ये टारगेट है कि अगले 2 सप्ताह में पूरा सी लैंग्वेज मैं खत्म कर दूं और इसमें आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट ना हो फिर इस लेक्चर के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट में, राइट। आज इंट्रोडक्शन पार्ट में बताऊंगा, तो आपको बस लेक्चर एकदम ध्यान से देखना और फोकस के साथ देखना है। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूं आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पार्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप इस लेक्चर को पूरा फोकस होकर देखते हैं तब, राइट। तो चलिए इस लेक्चर को आप फोकस होकर देखिए, मैं फोकस होकर यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्या है, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के कौन कौन से 4 ऐसे एस्पेक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले। तो पहला एस्पेक्ट देखिए, द वे इट स्टोर्स द डेटा। वो डेटा को कैसे स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, फ्लोट वैल्यू स्टोर करता है, ये सब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में, द वे इट ऑपरेट्स अपॉन दिस डेटा। वो डेटा पर कैसे काम करता है, कैसे उसको ऑपरेट करता है। ऑपरेट मींस कैसे वहां पर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन लगता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, कैसे वो करके वहां पर आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है, रिजल्ट दिखाता है। ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। बस आपको फोकस होगा मेरी बातों को सुनना और कुछ नहीं। इसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा इस इंट्रोडक्शन पार्ट में, और इसी तरह पूरे लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, राइट। पूरा सीरीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात अगर आप बस मुझे फोकस होकर सुनते हैं तब। यहां पर तीसरा पॉइंट क्या है, द वे इट अकम्प्लिशेज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, यहाँ पे इनपुट कैसे लेता है और उसे आउटपुट कैसे स्क्रीन पर शो करता है, ये इसका तीसरा एस्पेक्ट है। चौथा एस्पेक्ट है, लेट्स कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम है। कैसे वो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस वाइज क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। कैसे वो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करता है, ये इसका चौथा एस्पेक्ट है। तो मैं एक बार इसको फिर से समराइज कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्या क्या 4 एस्पेक्ट है। पहला, कैसे वो डेटा को स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में या फिर कैरेक्टर वैल्यू में, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कैसे उसको ऑपरेट करता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर इनपुट ले कैसे आउटपुट स्क्रीन को शो करता है, फिर कैसे इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस वे में एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम में। तो ये तो कुछ 4 एस्पेक्ट है कैसे का, प्रोग्रामिंग का, राइट। तो आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा तब तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां से आपका असली सी लैंग्वेज स्टार्ट होता है, राइट। तो सी क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, जो कि बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ये पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, राइट, सिंपल टू यूज। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बहुत ही एक पॉपुलर लैंग्वेज है, क्यों, क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, राइट। हाँ, इसको डेवलप कहां पर किया गया था, AT&T लैबोरेटरीज, जो कहां पड़ता है, जो कि है यूएसए में। और कब किया गया था, इन 1972। किसके द्वारा किया गया था, डेनिस रिचे नाम के एक व्यक्ति के द्वारा डेवलप इसको किया गया था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट नहीं होगा। बस आप लेक्चर को फोकस होकर ध्यान से सुनिए, कोई भी डाउट आपको पूरा लेक्चर में नहीं रहने वाला है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां बात आता है कि भाई सी से भी एडवांस लैंग्वेज मार्केट में आ चुका है, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया। तो उतने एडवांस लैंग्वेज छोड़कर हम लोग सी ही क्यों सीखे, क्योंकि वो सिंपल सीखना इसलिए नहीं, ये बात नहीं है। तो मैं अभी बताता हूं, इसमें आपको 4 पॉइंट है कि सी लैंग्वेज सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला पॉइंट है, जैसा मैंने बताया C++, जावा, ये सब एडवांस लैंग्वेज है, राइट। लेकिन ये सब एक प्रिंसिपल पे काम करता है, और वो कौन सा प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल पे सब क्या करता है, काम करता है, राइट, जिसको OOP बोलता है, जो क्या करता है, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है। ये प्रिंसिपल क्या करता है, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है।
जिसका अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट। तो अब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को सीखने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सी सीखते हैं। तो यहाँ पहले आपको सी सीखना है, उसके बाद आपको सी सीखने के बाद आपको सी प्लस प्लस या फिर जावा में माइग्रेट कर जाना है। क्या कर जाना है, माइग्रेट है, मतलब फिर उसके बाद ये सब सीखना है, राइट। तो ये था पहला पॉइंट आपके सामने कि सी सीखना क्यों जरूरी है। अब मैं आपके सामने दूसरा पॉइंट पेश करता हूं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स, एंड्रॉइड, ये सभी सी से बना हुआ। कैसे बना हुआ है, सी लैंग्वेज से बना हुआ है, राइट। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना है तो आपको सी लैंग्वेज एकदम से आना चाहिए, महत्वपूर्ण है आना, राइट। ये था दूसरा पॉइंट। बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज बना हुआ है, सी लैंग्वेज से कोड होके बना हुआ है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना है तो आपको सी लैंग्वेज सीखना नेसेसरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं तीसरा पॉइंट की तरफ है। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर डिवाइस है जो हमारे काम में आते हैं, जैसे कि माइक्रो ओवन, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन, ये सब दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है। क्यों एडवांस होते जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम क्या हो रहा है, दिन पे दिन एडवांस होते जा रहा है, राइट। इसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम भी दिन ब दिन एडवांस होते जा रहा है और इसको क्या करना पड़ता है, इसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी में काम करना होता है, वो भी बहुत ही फास्ट काम करना होता है। इसीलिए यहां पर भी सी लैंग्वेज का यूज होता है। कौन लैंग्वेज का यूज होता है, सी लैंग्वेज का यूज होता है। किसमें, कंज्यूमर डिवाइस में, डायरेक्टली नहीं, जिसमें प्रोग्राम और इम्बेड करते हैं वहां पर सी लैंग्वेज का यूज होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इम्बेड करते हैं उसमें भी सी लैंग्वेज का यूज होता है। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते चौथे पॉइंट की तरफ है। तो बहुत सारे ऐसे गेमिंग इंडस्ट्री है जैसे डायरेक्टर्स है, एक गेमिंग फ्रेमवर्क है जो कि सी लैंग्वेज का यूज करता है गेमिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए। तो अगर आपको गेमिंग में काम करना है, गेमिंग इंडस्ट्री में काम करना है, तब भी आपको सी लैंग्वेज आना नेसेसरी है, राइट। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट है जो बताते हैं कि सी लैंग्वेज सीखना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप यहां पर आपको कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और यहां से आपका असली चैप्टर स्टार्ट होता है सी का। देखिए, सी लैंग्वेज में 3 तरह का चीज यूज होता है जिसका नाम आप जानते होंगे, बताएंगे जरूरत है नहीं। ये तीनों मेन चीज है सी के लिए सीखना, ठीक है। पहला कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा एंटिटी है जो कि चेंज नहीं होता है, राइट, डज नॉट चेंज, राइट। अब यहां कांस्टेंट 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है कांस्टेंट, यहां पर 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, और एक और कौन सा कांस्टेंट होता है, एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट, राइट। जैसे प्राइमरी कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ये सब कुछ सेकेंडरी कांस्टेंट में आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग को अभी सेकेंडरी कांस्टेंट नहीं पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाएगा। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग पूरा फोकस अपना प्राइमरी कांस्टेंट पर रखेंगे। किस पर रखेंगे, प्राइमरी कांस्टेंट पर अभी हम लोग अपना पूरा फोकस रखेंगे। तो प्राइमरी कांस्टेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। किस कांस्टेंट के बारे में, इंटीजर कांस्टेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर, राइट। तो इंटीजर कांस्टेंट, इसको लिखने का कुछ नियम होता है। इंटीजर कांस्टेंट को कुछ रूल्स होता है। अब देखिए क्या क्या रूल्स है। पहला रूल्स है, कम से कम इसमें 1 डिजिट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट, राइट। दूसरा रूल, तो दूसरा रूल ये बोलता है कि इसमें किसी भी तरह का डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, राइट, डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, राइट। और अगर मान लीजिए इंटीजर कांस्टेंट के पीछे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, ये आप बचपन से ही जानते हैं। आ गया अगला है कि किसी भी तरह का कोमा या फिर
ब्लैंक है, कोमा या फिर ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए इंटीजर कांस्टेंट के बीच में, कोमा या फिर ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए इंटीजर कांस्टेंट के बीच में। तो ये थे कुल 4 रूल इंटीजर कांस्टेंट को लिखने का, राइट। अब आगे बढ़ते हम लोग रियल कांस्टेंट में, इसका रूल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल पहले मैं दिखा देता हूं एक दो ठो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 29, 35, 64, ये सब कुछ एग्जाम्पल है इंटीजर कांस्टेंट का, राइट। आगे तो यहां पर हम लोग रूल देखने से पहले यहां पे देखेंगे हम लोग कि रियल कांस्टेंट कितने तरह का होता है। 2 तरह का होता है, एक है फ्रैक्शनल और एक है आपका एक्सपोनेंशियल, राइट। एक है फ्रैक्शनल, एक है एक्सपोनेंशियल रियल कांस्टेंट। तो यहां पे दोनों का अपना अलग अलग रूल होता है लिखने का, फ्रैक्शनल का अपना अलग होता है और एक्सपोनेंशियल का अपना अलग रूल होता है लिखने का, राइट। तो दोनों का एक एक करके हम रूल देखते हैं क्या है रूल लिखने का। आई होप यहां पर आपका कोई भी डाउट नहीं होगा इंटीजर कांस्टेंट लिखने का, इसको मिटा देता हूं अभी। और यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं बताइए, देखते हैं फ्रैक्शनल रियल कांस्टेंट कैसे लिखा जाए। कौन सा रियल कांस्टेंट, फ्रैक्शनल रियल कांस्टेंट है, ठीक है। फ्रैक्शनल आरसी मतलब रियल कांस्टेंट, ठीक है। चलो इसमें पहला नियम क्या बोलता है कि इसमें कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए, ये आपका पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है, इसमें डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए, राइट। इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए था, यहां डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अगला, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा, और अगर कोई साइन नहीं रहता पीछे में तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अरे ये सब तो बच्चा वाला चीज है भाई, क्या मैं ये सब आपको बता रहा हूं। आगे इसमें ब्लैंक और या फिर स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें ब्लैंक और स्पेस नहीं होना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल आपको सामने देता हूं, 2.69, 3.14, 1.69 etc, ये सब कुछ एग्जांपल है फ्रैक्शनल रियल कांस्टेंट का, राइट। अब आगे देखते हैं एक्सपोनेंशियल रियल कांस्टेंट का क्या क्या रूल है। एक काम करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए, तो मैं इसको इरेज करता हूं, राइट। तो इसको एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए। फ्रैक्शनल रियल कांस्टेंट का क्या रूल था, 1 डिजिट होना चाहिए, राइट। 1 डिजिट होना चाहिए, फिर उसका डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, अगर कोई साइन नहीं रहता तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्लैंक और स्पेस नहीं होना चाहिए, और इसका कुछ ये एग्जांपल है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आई होप इसमें आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट नहीं होगा। और आगे अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एक्सपोनेंशियल रियल कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में, बी नंबर, एक्सपोनेंशियल रियल कांस्टेंट के बारे में, राइट। इसका क्या क्या रूल है। पहला रूल देखिए, एक्सपोनेंशियल रियल कांस्टेंट का कुछ अलग रूल है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है मेंटिसा, एक होता है एक्सपोनेंट। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिया 2.69 e टू द पावर -4, ये आपका एक एग्जांपल है। तो ये बीच में क्या है, यहां पे ई लिखा हुआ, इसके पहले वाला पार्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेंटिसा, और ई के साथ ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंट। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ई के पहला पार्ट मेंटिसा और ई के साथ वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, राइट। और ये दोनों को ई से लिख के सेपरेट करना है, यही आपका पहला रूल है। दूसरा रूल है, इसके भी पॉजिटिव निगेटिव होगा और यहां भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, ये आपका दूसरा रूल, सिंपल। और यही इसमें 3 रूल है, राइट। इसका एग्जांपल मैंने आप दिखाई दिया हूं। अब इसका मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। 1.6 e टू द पावर 5, 0.7 e टू द पावर -2। तो ये सब कुछ एग्जांपल आपके सामने एक्सपोनेंशियल रियल कांस्टेंट का। आई होप इसमें आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। और ये जो यहाँ पे e टू द पावर 5 है ना, ये आपको 10 टू द पावर 5 की जगह लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पर हटा के इसकी जगह ये लिखा गया है। तो ये सब कुछ सिंपल चीज है जो कि बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो आई होप इसमें आप किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। ये है एक्सपोनेंट पूरा पार्ट, और ये है मेंटिसा, इसको इसे सेपरेट करता है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ये भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। बस रूल खत्म। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं उसमें।
अब आपका अगला है कैरेक्टर, कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या क्या लिखने का रूल है, राइट। तो इसका रूल ये है, क्या है कि इसमें बस एक ही डिजिट होना चाहिए, अल्फाबेट, डिजिट या फिर सिंबल कुछ भी हो, बस एक डिजिट, ठीक है, बस एक डिजिट, अल्फाबेट, ए फॉर अल्फाबेट, डी फॉर डिजिट, एस फॉर सिंबल कुछ भी रहा है, ठीक है। अगला, अब मान लीजिए आप एक डिजिट को ले लेते हैं, जैसे हो गया 5 आपका, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करना है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करना है। देखिए तो ये सब आपका सही है, ठीक है। और यहां पर आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, ना कि एक लेफ्ट में एक राइट में है, दोनों लेफ्ट ही साइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा बी, एक इधर है एक इधर है, तो ये गलती हो जाएगा। इसका इन्वर्टेड कोमा दोनों लेफ्ट ही साइड में होना चाहिए। मान लीजिए मैं लिखता हूं 9, इसका इधर तो ये भी गलती हो जाएगा। दोनों का इन्वर्टेड कोमा लेफ्ट ही डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। कैसे नहीं पता होना चाहिए, पता यहाँ पे होना ही चाहिए आपको, राइट। अब आगे मैं बढ़ता हूं। आई होप आपका कांस्टेंट पार्ट यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग डायरेक्ट कहां पे करेंगे, अपने कहां पे करेंगे, प्रोग्राम में करेंगे। कहां पे करेंगे, अपने प्रोग्राम में करेंगे, राइट। बस आपको फोकस हो, पूरा बात सुनना है। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका एकदम क्या कहें हम, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अगला वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा एंटिटी है जो कि चेंज होता है, राइट। अब वेरिएबल अपना अलग अलग तरह का होता है। एक होता है इंटीजर वेरिएबल, एक होता है रियल वेरिएबल, एक होता है कैरेक्टर वेरिएबल, जैसे कांस्टेंट है। तो यहां पर भाई ये है कि ये वेरिएबल जो है अपने बिरादरी वाले लोग को रखता है, दूसरे बिरादरी वाले लोग को नहीं रखता है। जैसे ये इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर, आई मतलब इंटीजर, भी मतलब वेरिएबल, तो ये भाई रखेगा अपने साथ इंटीजर कांस्टेंट को। अब ये भाई आर फॉर रियल, भी फॉर वेरिएबल, ये है रियल वेरिएबल, तो ये अपने साथ रहेगा रियल कांस्टेंट को। अब आगे सी फॉर कैरेक्टर भी हो वेरिएबल, तो ये अपने साथ रहेगा कैरेक्टर कांस्टेंट को, राइट। इसमें कोई दिक्कत, इंटीजर वेरिएबल अपने साथ इंटीजर कांस्टेंट रखेगा, रियल वेरिएबल अपने साथ रियल कांस्टेंट रखेगा, कैरेक्टर वेरिएबल अपने साथ कैरेक्टर कांस्टेंट रखेगा। सिंपल। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते तो वहां कुछ रिजल्ट आता है जिसको हम लोग स्टोर करते हैं रैम में, उसी तरह यहां पर भी प्रोग्रामिंग करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है जिसको हम लोग मेमोरी के लोकेशन में स्टोर कर रखते हैं, ठीक है। मेमोरी लोकेशन क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और जब उस मेमोरी लोकेशन को हम कुछ नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम बोलते हैं। जब हम लोग मेमोरी लोकेशन कुछ नाम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम बोलते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, राइट। और हाँ, यहाँ पर जो भी आप वैल्यू स्टोर करिएगा उस मेमोरी लोकेशन में, वो वैल्यू आपका चेंज होते रहेगा। जैसे जैसे प्रोग्राम रन करते जाएगा वैसे वैसे आपका वैल्यू भी चेंज होते रहेगा, राइट। वेरी गुड। अब इसका लिखने का कुछ रूल है, छोटा मोटा रूल है। पहला तो इसमें 1 से लेके 31 कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, डिजिट्स, सिंबल्स, ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कितना? 1 से लेके 31 कैरेक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ कंपाइलर इससे ज्यादा कैरेक्टर रखता है। अब ये कंपाइलर क्या होता है उसको मैं आगे बताऊंगा, अभी बस आप यहां फोकस करिए। और जो भी ये वेरिएबल का पहला अक्षर होता है वो हमेशा अंडरस्कोर, ये क्या है, अंडरस्कोर, क्या है, अंडरस्कोर, और स्मॉल अल्फाबेट ए बी सी, ये सब स्मॉल आपका अल्फाबेट है, इसी के साथ स्टार्ट होता है। हमेशा पहला डिजिट वेरिएबल का अंडरस्कोर और स्मॉल अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होता है, राइट। एनी डाउट? नो डाउट। वेरी गुड। अब आगे हम लोग बढ़ते इतना। आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। यहां तक आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा, तो इसको आप उतार लीजिए। मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि मुझे अब आगे क्या बताना है आपको, कीवर्ड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? कीवर्ड के बारे में बताना है, राइट। इसको मैं मिटा देता हूं अब।
अगला हमारा टॉपिक क्या है, कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड। तो देखिए कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड एक ऐसा चीज है जिसका पहले से ही मीनिंग डिसाइड होता है। कहां पर, कंपाइलर के अंदर। ठीक है, कीवर्ड का पहले से क्या होता है, मीनिंग डिसाइड होता है, मीनिंगफुल होता है यह, कि इस कीवर्ड का मतलब क्या होगा, इसका क्या यूज करना है, और कहां पे डिसाइड होता है, कंपाइलर के अंदर। राइट, कंपाइलर को दिक्कत हो रहा तो आराम से बैठिए अभी, क्योंकि कंपाइलर में आगे विस्तार से ही बताऊंगा। कंपाइलर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा फिर आगे चल के। ठीक है, मीनिंगफुल क्या रहता है, इसका अपना एक मीनिंगफुल मीनिंग रहता है। राइट, कहां पे, कंपाइलर के अंदर। जैसे मान लीजिए इसका कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो समझाएगा। इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इफ, एस, वाइल, लूप, ये सब कुछ आपका कीवर्ड है। टोटल 32 कीवर्ड होता है कंपाइलर में। कितना, 32 कीवर्ड। तो देखिए पहले यहां कुछ कीवर्ड का एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे इंट है, तो इंट मतलब ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा। इफ ये सब कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया। क्या है, मतलब कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। और यहां पर आपको 32 टोटल कीवर्ड का क्या आ रहा होगा, लिस्ट आ रहा होगा। उसका फर्स्ट स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। 32 कीवर्ड का क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए, पहले ले लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। राइट, तो कीवर्ड को दिक्कत है। कीवर्ड का पहले का एक मीनिंग डिसाइड होता है कंपाइलर के अंदर। ठीक है, जो कि मीनिंग कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, और कभी वेरिएबल कीवर्ड नहीं होगा। ये बात दिमाग में उठा लीजिए, वेरिएबल कभी कीवर्ड नहीं होगा और ना ही कीवर्ड वेरिएबल होगा। ये दोनों अपना अलग अलग चीज है। चलिए, वेरी गुड। अब मैं इसको मिटाता हूं। बस यही सब चीज है, और क्या है भाई। यहां पर आपका कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड तीनों खत्म हो गया। चार्ट है हम तीनों को, बल्कि चटवा दिए पूरा। अब कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग अंदर देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग यहां पर एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे, और उससे मैं अब आपको समझाऊंगा आगे प्रोग्राम के बारे में। एक प्रोग्राम से थोड़ा सा लिखते हैं। चलिए सबसे पहले छोटा ही थोड़ा प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं। इंक्लूड studio.h int main printf hello world। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। ठीक है, जबकि कोई भी अगर सी लैंग्वेज स्टार्ट करता है तो सबसे पहले यही प्रोग्राम प्रिंट करवाता है सभी बच्चा। यहां तक कि आप सी का कंपाइलर भी खोलिए तो वहां पे सबसे पहले यही आएगा, हेलो वर्ल्ड। पहले आता था, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पहले यही आता था, हेलो वर्ल्ड। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, इस प्रोग्राम के बारे में। इंक्लूड ये एक प्री प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे आगे के लेक्चर में। इसको भी छोड़िए, आगे देखिए। studio.h, यहां पे stdio, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। और ये जो यहाँ पे डॉट एच एक काम करिए पहले, यहाँ पे ना ये बेसिक सा प्रोग्राम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा बड़ा लिख मैं आपको बताता हूँ। राइट, ले लिया आप इसका एक स्क्रीनशॉट। इसको एक बार आपने कंपाइलर रन करके देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्या आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम ले लेता हूँ। राइट, थोड़ा सा बड़ा क्या लेता हूँ, प्रोग्राम ले लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये तो छोटे मोटे क्या आने वाला है, करना है तो कुछ बड़ा करना है क्या। तो ये था आपका एक छोटा सा प्रोग्राम। राइट, ये था आपका एक छोटा सा क्या प्रोग्राम है। ठीक है, वो वाला प्रोग्राम नहीं है ये, हाँ वो वाला है, लैंग्वेज वाला। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं काम करता है इसको, ये तो लाइन से बाहर जा रहा है ना। चलिए अब हम लोग ये प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हैशटैग इंक्लूड, ये एक प्रोसेसर है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। राइट, इसको भी इग्नोर करिए। आगे स्टूडियो, स्टूडियो का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। राइट,
और ये अच्छा ये तो हो गया भाई स्टेडियम ऑफ फुल फॉर्म। ये डॉट एज इसमें क्या लिखा हुआ भाई, डॉट एज, ये डॉट एज है एक्सटेंशन क्या चीज का, हेडर फाइल का, राइट। ये है एक्सटेंशन किसका, हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, राइट। तो स्टेडियम ऑफ फुल फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, और ये डॉट एज क्या है, ये है एक्सटेंशन क्या चीज का, हेडर फाइल का एक्सटेंशन सी के अंदर, राइट। यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप ये स्टूडियो डॉट एच नहीं लिखेंगे तो इसके बिना आप ना इनपुट ले सकते हैं और ना आउटपुट शो कर सकते हैं स्क्रीन पर, ना इनपुट ले सकते हैं और ना ही आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। तो ये लिखना जरूरी है ताकि हम इनपुट ले भी सकें और आउटपुट शो भी कर सके, मैसेज भी शो कर सके, राइट। तो ये लेना क्या आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। चलिए आगे आपका इंट मेन है, क्या है मेन, मेन क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है, क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है, राइट। अगर इस प्रोग्राम में आपको एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है तो वो फंक्शन बस मेन है, बस वो फंक्शन आपका क्या है, मेन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। क्यों रिटर्न टाइप बोलते हैं, क्योंकि अब जैसे प्रोग्राम खत्म होगा तो ये यहां से क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। किस वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू को, यहाँ पे आईएनटी लिखा हुआ है ना, तो इंटीजर वैल्यू क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके बिना आप रिटर्न जीरो भी प्रोग्राम में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। ये भी रिटर्न करता है तो इसका सीधे संबंध किससे है, भाई मेन से है, दोनों गोतिया है भाई, बात समझो क्या। अब यहां पर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां क्या लिखे, ए बी और सम, ये तीनों क्या है आपका बताइए, ये तीनों आपका यहां पर हो गया वेरिएबल, राइट। तो यहां क्या वेरिएबल लिया है, ए बी और सम वेरिएबल है, ठीक है। आगे और तीनों का क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यू में ही लेना है, ना कि ये रियल वैल्यू ले लेंगे इसका। रियल वैल्यू यहां से इनपुट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहां पहले ही आईएनटी लिख दिया हूं मैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ मतलब देखिए प्रिंटफ आया, अब क्या बताया था मैंने, इसके बिना आप प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो प्रिंटफ का दो काम होता है, एक होता है, कहां लिखूं मैं, यहां पर लिख देता हूं, प्रिंटफ का काम डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन। पहला है भाई मैसेज स्क्रीन डिस्प्ले करेगा, दूसरा क्या है, डिस्प्ले आउटपुट ऑन। कहां पे डिस्प्ले करेगा भाई साहब, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। कहां डिस्प्ले करेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहां पे अभी मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि आप अपना पहला नंबर इंटर करिए। अब यहां भाई आया स्कैनफ, बहुत बड़ा चीज है भाई। स्कैनफ क्या करता है, स्कैनफ आपका टू टेक इनपुट, इनपुट किससे लेंगे हम लोग, फ्रॉम द यूजर। ये यूजर से इनपुट लेने के काम में आता है, ठीक है। ये यूजर से क्या लेने काम आता है, इनपुट लेने काम आता है। %d मतलब यहां पे इंटीजर वैल्यू लेना है यूजर से, यहां पर यूजर से कौन सा वैल्यू लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है, राइट। आ गया, और उस वैल्यू को लेकर कहां पे स्टोर करना है, बी में स्टोर करना है। ये क्या है, एड्रेस ऑफ, जो कि बता रहा है वैल्यू कहां पे स्टोर करना है, कहां पे स्टोर करना है, बी में स्टोर करना है, राइट। ये वैल्यू कहां पे स्टोर करना था, ये वैल्यू ए में स्टोर करना था, ये वैल्यू बी में स्टोर करना है, ठीक है। ये वैल्यू बी में, ये वैल्यू ए में, क्योंकि यहाँ पे एंड ए है, यहाँ पे एंड बी है। %d मतलब बस आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, राइट। आ गया, अब यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, a प्लस बी, यहाँ पर जोड़ना है दोनों को, जो भी वैल्यू हम लोग दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे पूछा कि भाई अगर ये वैल्यू दो, कोई सा वैल्यू दे दो, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे दिया 7 थाला फॉर रीजन, और यहाँ मैंने बी के वाले क्या दे दिया 8। अब यहाँ पे 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ सम कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ प्रिंट आखिरी में प्यारा सा आपके स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहा हो, सॉरी आउटपुट शो हो रहा होगा। वो आउटपुट क्या शो होगा, सम
इज 15। वेरी गुड। रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम खत्म। ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, इंट मेन में रिटर्न हो जाएगा। और जब वैल्यू रिटर्न होता है तो वहां पे दो ही चीज आता है, 0 आता है, 1 आता है। ठीक है, स्क्रीन पर 0 1 नहीं आएगा, स्क्रीन पर 0 1 नहीं आएगा, वो मैं अभी आगे बताता हूँ, उसको छोड़िए अभी, और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और बस इतना ही समझ लेते। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूँ ये चीजें आपके लिए। ठीक है, क्या था इंक्लूड studio.h, ये क्या है, एक प्रोसेसर है। ठीक है, ये क्या है, स्टूडियो परफॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये हेडर फाइल का एक्सटेंशन है सी के अंदर, इसके बिना आप इनपुट आउटपुट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे इंट में मतलब मेन क्या है कि लाइब्रेरी फंक्शन है, जिसका मैंने आपको बताया था कि क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन है। एक तरह से जो वैल्यू रिटर्न करवाता है वही इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे INT लिखा होता है, ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। फिर यहाँ पे INT AB सम ले लिया, मतलब तीनों का मैं इंटीजर वैल्यू लूंगा। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के अलावा यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पहला नंबर इंटर करने के मैंने स्क्रीन पर मैसेज शो किया, जो कि स्कैनर यूजर से नंबर इनपुट किया। ठीक है, इसी के हेल्प से हम लोग यूजर से नंबर इनपुट लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। राइट, %d मतलब नंबर इनपुट किया, कहां जाकर स्टोर हुआ, ए में। फिर दूसरा नंबर यहाँ पे इंटर करने के लिए शो हुआ स्क्रीन के ऊपर, तो फिर यहाँ पे स्कैन ऐप के हेल्प से फिर से यहाँ पे दूसरा नंबर लिए, और एंड बी में इसका बी में क्या हुआ, वो नंबर जाके स्टोर हुआ। फिर यहाँ सम के दोनों का, दोनों सम कितना आ गया, 15 आ गया, यहाँ मैंने 7 लिया था, यहाँ पे मैंने 8 लिया था। फिर यहाँ पे आखिरी प्रिंट क्या हुआ, सम यहाँ प्रिंट हुआ 15। प्रोग्राम, एक मिनट, प्रोग्राम खत्म, बस यही था प्रोग्राम। अच्छा एक और बात बना हुआ तो नहीं बताया, यहाँ जैसे %d था, इंटीजर वैल्यू को लिया। मान लीजिए यहाँ पर अगर रियल वैल्यू लेना होता तो अभी तो यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही से मैंने इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, पहले ही से मैंने वेरिएबल को इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही लेंगे। अगर यहाँ पे रियल वैल्यू लेना होता तो यहाँ में लगाता %f कैरेक्टर वैल्यू के लिए, %c। राइट, ये है रियल वैल्यू के लिए, ये है कैरेक्टर वैल्यू के लिए, और ये है इंटीजर वैल्यू के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो पाप लगेगा आपको। राइट, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सबके लास्ट में ये लगाना जरूरी है। ठीक है, ये क्या आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ठीक है, ये क्या आपका जो लास्ट में दो बिंदु यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे रही है, क्या आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहां मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बस आप पूरा लेक्चर ध्यान से देख लीजिए भाई साहब, इंट्रोडक्शन में आपको एक ठोक डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात का। ठीक है, ये है आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर। राइट, ये सब आपका इंस्ट्रक्शन है जो कि एक ही लाइन में लिखा रहता है। एक और बात है, ये जो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ, ये क्या आता है, ये पूरा आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट आपकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। राइट, हम लोग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज कहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरह से फ्री फॉर्म लैंग्वेज बोलते हैं। राइट, ऐसे तो हम लोग स्टेटमेंट बस एक ही लाइन लिख सकते हैं, जैसे इंट ए, इंट बी, ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा और एडवांस होते तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट ए और कोमा देके बी। आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी एक ही लाइन लिख सकते हैं। और एक और बात है, यहाँ मैंने देखिए, यहाँ जितना लेटर सभी क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, ना कैपिटल में। मैं आप समझाने के थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ हूं, लेकिन यहाँ पे सभी लेटर आपका कैपिटल सॉरी स्मॉल में होना चाहिए। किस लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है, स्मॉल में होना चाहिए। राइट, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये सिंपल सी प्रोग्राम खत्म हो गया, स्वाहा। अब यहाँ छोटा छोटा कुछ टर्म बच गया है, कहां गया डस्टर भाई, डस्टर क्यों भूल जाता है तुम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रोग्राम का, तो मैं आगे बढ़ता हूं। और एक बार आप इसको रन कर देखिएगा आपने इस कंपाइलर के अंदर। ठीक है, आ गया। अगला आपका कमेंट क्या है, कमेंट। देखिए कमेंट होता क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे कमेंट होता क्या है। तो कमेंट जो है प्रोग्राम किस पर्पज के लिए लिखा जा रहा है, या फिर स्टेटमेंट किस पर्पज के लिए लिखा जा रहा है, उसको डिफाइन करता है। राइट, यही काम है कमेंट का, और कुछ नहीं है। और कमेंट आप प्रोग्राम में लिखिए या फिर ना लिखिए, बात बराबर है, वैसे भी एग्जीक्यूट होगा, ऐसे भी एग्जीक्यूट होगा। कमेंट को क्या करेगा कंपाइलर,
एकदम अनदेखा करके चलता है, देखो नहीं करता कमेंट को, ठीक है। कमेंट को एकदम अनदेखा करके चलता है, चढ़ा हुआ है कमेंट, बट तुमको नहीं देखना है। लेकिन कमेंट बस क्या लेकिन कमेंट बस क्या शो करता है, प्रोग्राम का पर्पज या फिर स्टेटमेंट किस काम के लिए लिखा जा रहा है वो दिखाता है, कमेंट वो शो करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अच्छा कमेंट को हम लोग लिखते कैसे हैं, स्टार, इसके अंदर चाहे तो कमेंट को लिख सकते हैं या फिर डबल लाइन के अंदर कमेंट को लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और कमेंट हम प्रोग्राम कहीं लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के पहले, स्टेटमेंट के बाद, स्टेटमेंट के बीच में, कहीं भी बस। और कमेंट को हम लोग एक से ज्यादा लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, जितना डिपेंड करे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया इंट ए बी, तो यहाँ क्या करेंगे, स्टार, ये क्या यहाँ डिक्लेयर हो रहा है, वेरिएबल का वैल्यू डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। डिक्लेयर द वैल्यू, ठीक है, इन इंटीजर फॉर्म लिख दिया मैंने, ये आपका होगा कमेंट, सिंपल। इसको आप डबल लाइन का अंदर लिख सकते चाहते तब, बस यही, और कुछ नहीं, कमेंट बस, सिंपल। तो बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपाइलर, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। कंपाइलर भाई पूरा प्रोग्राम देख लिया, कंपाइलर पता नहीं है तो फिर प्रोग्राम का फायदा क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो कंपाइलर और एक छोटा सा एडिटर, सिंपल चीज है, देखिए एडिटर जिसके हेल्प से हम लोग कोड लिखते हैं, एडिटर जिसके हेल्प से हम लोग कोड टाइप करते हैं, एडिटर खत्म। कंपाइलर देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, मजाक से हटके थोड़ा सा, कंप्यूटर को बस मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है, कंप्यूटर को बस मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है। और यहां पर हम लोग पूरा इंग्लिश में लिख रहे हैं भाई, मशीन लैंग्वेज इन द सेंस 0 और 1 बाइंडिंग फॉर्म जो ये लिखा होता है लैंग्वेज, वही बस कंप्यूटर को समझ में आता है। और यहाँ पर हम लोग इंटीजर A B C D सब लिख रहे हैं, तो वो कंप्यूटर को नहीं समझ में आने वाला, क्या हम लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। तो यही पे मेन काम आता है कंपाइलर का, जो क्या करता है, हमारे कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। कंपाइल आवर कोड किसमें, इनटू मशीन लैंग्वेज में कंपाइल कर दिया भाई। अब कंपाइल कर दिया मशीन लैंग्वेज में, तो फिर अब कंप्यूटर उस कोड के ऊपर काम करेगा, और काम करके जो भी आउटपुट होगा, मैसेज होगा, आपके स्क्रीन में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, शो करेगा, बस यही है कंपाइलर, और कुछ कंपाइलर नहीं है। बस ये आपके कोड को कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि उसको कंप्यूटर समझ सके, सिंपल। और यहीं पे आपका चैप्टर क्या हो गया, स्वाहा। यहां पर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, WAP मतलब राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। और इनपुट क्या क्या लेना है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या इनपुट लेना है ये बताइए। प्रिंसिपल लेना है, प्रिंसिपल लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, और टाइम लेना है। तो आपको घर से एक ऐसा प्रोग्राम लिख के लाना है, ठीक है, जिसमें आपको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तीनों आपको यूजर से इनपुट लेना हो, और उससे फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके शो करना है आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम जहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, यूजर से इनपुट लेकर क्या क्या प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ठीक है, तीनों को इनपुट लेना है यूजर के थ्रू, और वहां से फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके दिखाना है, ताकि आउटपुट आ सके, ठीक है। आई होप इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये लेक्चर पूरा एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपके सामने। और आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, राइट, क्यों दबाइए, ताकि ये लेक्चर आपसे मिस नहीं हो, है ना। अगले 2 सप्ताह में आपका सी लेवल पूरा एकदम क्लियर हो जाए, एक ठोक डाउट नहीं हो। इसके लिए बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को, और नीचे कमेंट बताइए क्या डाउट है आपको, क्या इस लेक्चर में आपको डाउट है, ये तो हम जरूर बताइए हमको, ताकि मुझे पता चले क्या और छूट गया जिसको मैं आगे लेक्चर में कवर अप कर सकता हूं, राइट। देन कंप्लीट। तो इसको आप
एक बार कमेंट में लिख के मुझे दिखा जरूर दीजिएगा इस प्रोग्राम को लिख के, ठीक है। इस प्रोग्राम को लिख के कमेंट में दिखा दीजिएगा आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया है तब। ओके, एक और प्रोग्राम यहाँ दे दूं लिखने के लिए, एक और दे देता हूं, राइट प्रोग्राम टू फाइंड, एकदम सिंपल है भाई, टू फाइंड, चलो बहुत सिंपल देता है, मल्टीपल ऑफ नंबर। इसमें क्या करना है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, बस, ठीक है। तो दो प्रोग्राम है, अगर आपको लेक्चर समझ आते हैं दोनों प्रोग्राम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, तब मैं समझ आऊंगा कि मेरे बच्चों को लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया है। तो चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आगे के लेक्चर में।